हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव की आहार नाल या मानव का पाचन संस्थान जो है, आज इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो सीधे बात करते हैं, चलिए। एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम भी जिसको कहा जाता है, पाचन संस्थान भी कहा जाता है। तो इसका नामांकित चित्र और इससे संबंधित जो विभिन्न जानकारियां हैं और जो टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट या विभिन्न और भी जीव विज्ञान से संबंधित जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनमें आहार नाल से संबंधित जो भी चीजें पूछी जाती हैं, जो भी तथ्य पूछे जाते हैं, आज उन सभी पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम की फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहले हमने मुख बनाया फ्रेंड्स, और मुख के साथ ही फ्रेंड्स यहाँ जहाँ ये निगल द्वार होता है फेरिंग्स, इसके साथ दूसरी नली भी साथ साथ चलती है। चलिए, विंड पाइप कहते हैं इसको, बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारा जो आज जो मेन टॉपिक है वो है मानव की आहार नाल। यहाँ देखिए, सबसे पहले हमने मुख बनाया और ये नासिका छिद्र बनाया, ये नासिका बनाया, नासिका छिद्र, ये नासिका छिद्र है फ्रेंड्स। और ये हमने माउथ यानी कि मुख बना दिया इसका, और नासिका के साथ ही यहाँ पर ये दोनों का ज्वाइंट यहाँ होता है। यहाँ मुख से और नासिका से, दोनों से ही विंड पाइप में एयर जा सकती है, फेरिंग्स से। तो मुख के बाद जो ये वाला हिस्सा है जिसको निगल द्वार भी कहते हैं, तो इसको फ्रेंड्स ग्रसनी या फेरिंग्स के नाम से जाना जाता है। ग्रसनी भी कह देते हैं इसको, और इसको फेरिंग्स भी कहा जाता है। ये बात इसको ध्यान रखिएगा। मुख के बाद कहा है फेरिंग्स, और फेरिंग्स के बाद ये जो पाइप निकला है, इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। इसको कहते हैं ईसोफेगस। ये ईसोफेगस है जिसको हम ग्रास नली कहते हैं। और ग्रास नली में भोजन, ग्रास नाल या ग्रास नली, जब मुख से भोजन चबाने के बाद यहाँ पहुंचता है, तो यहाँ पर सिलियरी मोशन होती है, एक सिलियरी मूवमेंट होती है, यानी कि कृमानुकुंचन गति होती है। तो कृमानुकुंचन गति द्वारा भोजन सरक कर आमाशय में पहुंचता है। कौन सी गति इसमें पाई जाती है? यानी कि सिलियरी मोशन होती है, इसमें सिलियरी मोशन पाई जाती है, यानी कि कृमानुकुंचन गति। ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, कृमानुकुंचन गति के द्वारा ही भोजन सरक कर कहाँ आता है? ईसोफेगस में कृमानुकुंचन गति होती है, जिसके कारण भोजन सरक कर हमारे इस आमाशय में आता है, स्टोमक में पहुंच जाता है, यानी कि आमाशय में भोजन पहुंच जाता है। और एक बात ध्यान रखेंगे, भोजन का जो पाचन है वो मुख में ही शुरू हो जाता है फ्रेंड्स। भोजन का पाचन कहाँ शुरू हो जाता है? माउथ, यानी कि मुख में ही। मुख गुहा जिसे कहते हैं, मुख गुहा यानी कि बक्कल कैविटी। माउथ यानी कि माउथ के बाद आता है ये बक्कल कैविटी। इसको हम बक्कल कैविटी कहें तो ज्यादा सूटेबल होगा, बक्कल कैविटी ही लिखा हुआ आएगा। कि भोजन का पाचन कहाँ शुरू हो जाता है? इस मुख गुहा में, जो मुंह के अंदर स्पेस है, जो खाली जगह जिसमें दांत पाए जाते हैं, तो वहां उसको क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। और भोजन का जो पाचन है वो कहाँ शुरू हो जाता है? इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। भोजन का पाचन मुख गुहा में ही शुरू हो जाता है, यानी कि बक्कल कैविटी में शुरू हो जाता है। किसकी वजह से, किसके कारण? क्योंकि इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक जोड़ी इस तालू में, तालू के नीचे, यानी कि जो हमारा जीभ है, जीभ से रिलेटेड जो लार ग्रंथियां हैं फ्रेंड्स, वो कहाँ पाई जाती हैं? यहाँ एक जोड़ी तालू के नीचे, एक इस कान के इस कर्णपटह के, एक जोड़ी इस कर्णपटह के नीचे होती है, और एक जोड़ी इस कर्णपटह के नीचे होती है। तो इस तरह से 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनसे लार जो है, तो लार कहूंगी एक, तो लार ग्रंथियां ये भी और एक दूसरे कान की दूसरी तरफ। तो इनको
ये सैलिवरी ग्लैंड्स की संख्या कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा जाता है कि कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां मानव में पाई जाती हैं, मानव की आहार नाल में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, तो कितने ध्यान रखेंगे 3 पेयर्स यानी कि 3 जोड़ी लार ग्रंथियां मानव की आहार नाल में पाई जाती हैं। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और भोजन का पाचन कहाँ होगा? मुख गुहा में शुरू होगा। जब भी हम कोई अच्छा भोजन देखेंगे तो अच्छे भोजन को देखकर हमारे मुंह में लार आ जाती है। और लार ग्रंथियां क्या होती हैं? जब हमारा खाने का मन करता है, रसगुल्ला गरम गरम रखा हो, हम शादी विवाह पार्टी में जाएं तो क्या होता है, एकदम उसको देखकर मुंह में पानी आ जाता है। लार ग्रंथियां जो है पिचक जाती हैं और पिचकते ही उनकी जो नलियां हैं जीभ से हमारे मुंह में रस छोड़ देती हैं, लार छोड़ देती हैं। ऐसे ही इमली को देखकर भी जिनको खट्टी चीज पसंद है, खट्टी चीजों के प्रति अट्रैक्शन होता है, तो खट्टी चीजों को देखकर, इमली है, नींबू है और भी कोई बढ़िया गोलगप्पे हैं, तो उनको देखकर भी क्या होता है, मुंह में पानी आ जाता है फ्रेंड। और मुंह में पानी आने के बाद क्या होता है, लार से मुंह भर जाता है। इसी को कहते हैं, ये लार ग्रंथियां ही मुंह में लार भर देती हैं। और ये कितनी जोड़ी होती हैं? 3 जोड़ी होती हैं। इसीलिए मुंह में ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। यानी कि भोजन कहाँ पचता है? मुख गुहा के अंदर, यानी बक्कल कैविटी के अंदर। क्यों? क्योंकि इसमें जो लार है, सैलिवरी ग्लैंड से जो लार निकलेगी फ्रेंड्स, ये लार है, तो लार में एक एंजाइम होता है, इसको नोट कर लीजिएगा, टायलिन नाम का एक एंजाइम होता है। टायलिन एंजाइम होता है लार में कौन सा एंजाइम होता है, इसको ध्यान रखेंगे, टायलिन। और टायलिन जब एंजाइम क्या करता है, भोजन की जो स्टार्च है, यानी कि भोजन की जो मंड है, इसको ये माल्टोज में बदल देता है। भोजन की स्टार्च को किस में बदलेगा? ये माल्टोज में। इसको ध्यान रखिएगा। और माल्टोज क्या है? शुगर है, शर्करा है, चीनी है, ये एक प्रकार की शुगर होती है। इसीलिए हमें रोटी देर तक चबाने से मीठी लगती है। जनरली आप लोगों ने देखा होगा, कई बार बुजुर्ग गांव देहात में या कस्बों में ये कहते हुए मिलते हैं, बेटा रोटी को जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए, निगलना नहीं चाहिए, बल्कि चबा चबा कर खाना चाहिए, ज्यादा चबाकर। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि इसका क्या लाभ है, किस कारण से हमें ये रोटी चबाकर खानी चाहिए। तो रोटी क्यों चबाकर खानी चाहिए? क्योंकि लार में उपस्थित जो एंजाइम है टायलिन, ये मुंह के अंदर ही भोजन का पाचन शुरू कर देता है, स्टार्च को पचा के माल्टोज में बदल देता है। तो यानी भोजन का पाचन शुरू हो जाता मुंह से ही। इसीलिए बुजुर्ग ये कहते सुने जाते हैं कि रोटी को जोर से या देर तक चबाकर खाना चाहिए, यानी कि खूब चबा चबा कर रोटी खाएं, जिससे लार मिल जाए और भोजन का पाचन शुरू हो जाए। बिल्कुल ठीक समझ गए आप। अब चलिए, ठीक 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। लार में टायलिन एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। और भोजन का पाचन कहाँ शुरू हो जाता है? बक्कल कैविटी के अंदर ही, यानी मुख गुहा में। और मुख गुहा कहाँ खुलती है? फेरिंग्स, ग्रसनी में, जिसे निगल द्वार भी कहते हैं। और ग्रसनी से ही ये फेफड़ों के लिए पाइप जाता है, विंड पाइप जाता है, श्वास नली जाती है, जिसको ट्रैकिया कहते हैं, जिसको ट्रैकिया कहा जाता है। श्वासनाल, श्वासनाल कहाँ चली जाती है? श्वासनाल से फेफड़े जुड़े होते हैं। चलिए, यहाँ आता है स्टोमक। ये स्टोमक हो गया। और स्टोमक क्या होता है? स्टोमक से ये यू आकार की या सी आकार की एक नली निकली रहती है, जिसको कहते हैं ड्यूडीनम, यानी कि ग्रहणी। ग्रहणी निकलती है। और ये ग्रहणी आमाशय और ग्रहणी के साइड से ही, ग्रहणी के नीचे से ही एक ये क्या निकलता है, यहाँ पर लीफ जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसको कहते हैं पेनक्रियाज, यानी कि पेनक्रियाज कहा जाता, अग्नाशय कहा जाता है इसको। और अग्नाशय आप लोग जानते ही हैं, अग्नाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इससे आप लोगों को पता होगा, आगे और डिटेल में इसको पढ़ाएंगे, डाइजेशन पढ़ाएंगे, तो इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और ये अग्नाशय जो होती है, एक ऐसी ग्लैंड होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है, मिक्स्ड ग्लैंड होती है, मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि होती है, क्योंकि ये नलिका युक्त ग्रंथि है और
काम नलिका विहीन ग्रंथियों जैसा करती है। हार्मोन निकालने वाली जो ग्रंथियां होती है वो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, जिनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन स्रावित होते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं, लेकिन इसमें नलिकाएं होती हैं और निकालती है हार्मोन, एंजाइम नहीं निकालती। और जो नलिका वाली ग्रंथियां होती है वो एंजाइम का श्रावण करती हैं जनरली, लेकिन ये नलिका वाली ग्रंथि होकर हार्मोन का श्रावण करती है, एंजाइम का नहीं। इसीलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, यानी कि मिश्रित ग्रंथि इसको कहा जाता है। तो पैंक्रियाज इंसुलिन हार्मोन निकालती है और इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज हो जाती है, यानी मधुमेह रोग हो जाता है, जिसको हम शुगर कहते हैं। चलिए अब आगे की बात करते हैं। यही ड्यूडिनम आगे की ओर चलकर पतली हो जाती है। ड्यूडिनम आगे यहां पर चौड़ी होगी थोड़ी सी इसका साइज, और आगे की ओर चलकर क्या हो जाती है, ये पतली हो जाती है। चलिए हम बात करते हैं। ये मलाशय बना दिया है हमने, तो ये आगे की ओर पतली होकर क्या कहलाती है फ्रेंड्स, यही ग्रंथि हमारी आगे की ओर चलकर पतली हो जाएगी। और इस ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, इलियम कहते हैं। इसको हम कहा जाता है इलियम कहते हैं, ये इलियम। और इलियम की लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। कितनी होगी, लगभग 6 मीटर होगी। ये इलियम या क्षुद्रांत इसको कहा जाता है, इलियम या क्षुद्रांत इसको कहते हैं। देखेंगे ये क्षुद्रांत हो गई, और इसकी लंबाई कितनी होगी, लगभग 6 मीटर होगी। और ये जो ईसोफेगस या ग्रासनाल है, इसकी लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। इसको ध्यान रखेंगे। ये पतली होगी क्षुद्रांत, और क्षुद्रांत के अंदर क्या पाए जाते हैं, विलाई पाए जाते हैं, जो भोजन का अवशोषण करते हैं। चलिए ठीक है यहाँ पर। और ये इलियम आगे जाकर कहाँ जाकर जुड़ती है, ये बड़ी आंत में जाकर जुड़ती है, जिसको हम कोलोन कहते हैं या बड़ी आंत कहते हैं। और बड़ी आंत आगे की ओर चलकर रेक्टम में यानी कि मलाशय में जाकर खुलती है, और मलाशय गुदा द्वार में जाकर खुलता है। इसको एनस कहा जाता है, एनस जिसको कहते हैं, इसमें जाकर ओपन होती है। यहीं पर बड़ी आंत से एक कृमि रूपी परिशेषिका अवशेषी अंग, कृमि रूपी परिशेषिका निकली रहती है, जिसको हम फ्रेंड्स वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इसको कहा जाता है। ये एक प्रकार का अवशेषी अंग होता है, और ये पहले संभवतः ये माना जाता है कि ये पहले सेलुलोज का पाचन किया करता था। ये किसका पाचन किया करता था, पहले ये सेलुलोज का पाचन किया करता था। और मानव जब मांसाहारी हो गया, एक युग आया जब मांस पर ही डिपेंड रहा, तो इन्होंने सेलुलोज का पाचन करना, कृमि रूपी परिशेषिका ने बंद कर दिया, सेलुलोज का पाचन करना बंद कर दिया, और अवशेष के रूप में ये रह गई। एक बात और रह गई यहाँ पर, हम देखेंगे फ्रेंड्स, यहीं से ड्यूडिनम की साइड से ही पाइलोरिक, इसके स्टोमक के निचले भाग से जहां पर ड्यूडिनम होती है, यहाँ पर एक पित्ताशय लगा रहता है, गॉल ब्लैडर पित्ताशय लगा रहता है। और यहीं से ही क्या होते हैं, यकृत इसमें लगा रहता है। यकृत भी यहाँ पर स्थित होता, लीवर, यानी जिसको हम लीवर कहते हैं। इनके कार्य, लीवर के कार्य, पित्ताशय के, इन सब के, अग्नाशय के अभी आगे वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल ह्यूमन की कंप्लीट हो जाती है। इलियम और इलियम जुड़ रही है बड़ी आंत से, और बड़ी आंत के बाद फिर ये रेक्टम, जिसे मलाशय कहते हैं, यानी कि जिसमें मल भरा रहता है, और मलाशय गुदा द्वार द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स स्टोमक। जो स्टोमक है, इसके फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं। सबसे देखिए, कार्डियक स्टोमक, फंडिक स्टोमक, पाइलोरिक स्टोमक, ये 3 पार्ट होते हैं। और ये जो पाइलोरिक स्टोमक होता है फ्रेंड्स, अगर हम स्टोमक की केवल आमाशय की बात करें, तो ड्यूडेनम के पास वाला जो पार्ट है वो पाइलोरिक पार्ट कहलाता है, और ईसोफेगस यानी ग्रास नाल के पास वाला पार्ट कार्डियक स्टोमक कहलाता है।
तो हम कह सकते हैं कि ईसोफेगस किसमें खुलती है, कार्डियक भाग में खुलती है, और जो शेष बचा हुआ भाग है वो क्या कहलाता है, वो फंडिक स्टोमक कहलाता है। और स्टोमक की जो वॉल है ये फ्रेंड्स, तो ये जो स्टोमक की वॉल है ये क्या होती है, फोल्डेड होती है, यानी कि घुमावदार होती है, और इस वॉल को हम रियूजी कहते हैं। इन फोल्डिंग्स को हम क्या कहते हैं, रियूजी कहते हैं। और ड्यूडिनम में पेनक्रियाज लगा होता है, ये आपको पहले ही जानकारी है, ड्यूडिनम के साथ जुड़ा होता है। देखेंगे ईसोफेगस, ईसोफेगस किसमें खुलती है, कार्डियक पार्ट में ओपन होती है। पाइलोरिक पार्ट ड्यूडिनम के पास स्थित होता है। ये ड्यूडिनम के पास कौन सा पार्ट है, पाइलोरिक पार्ट है, पाइलोरिक स्टोमक है। और ईसोफेगस किसमें खुल रही है, कार्डियक पार्ट में खुलती है। और स्टोमक की जो मोटी मस्कुलर और फोल्डेड होता है, स्टोमक की जो वॉल है मस्कुलर होती है, पेशीय होती है, और फोल्डिंग्स होती हैं, और इन फोल्डिंग्स को रियूजी कहा जाता है। और जो जुगाली करने वाले स्तनधारी हैं उनको हम रूमिनेंट मैमल्स के नाम से जानते हैं। रूमिनेंट मैमल्स का मतलब है जुगाली करना। और इनके स्टोमक में जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, गाय भैंस आदि, तो इनके स्टोमक में 4 पार्ट होंगे, र्यूमेन होगा, ओमेशम होगा, एवोमेसम होगा और रेटिक्यूलम होगा। ये 4 पार्ट से इनका स्टोमक बना होता है। र्यूमेन जो है जुगाली करने वाले जानवरों का सबसे बड़ा पार्ट होता है र्यूमेन। ये भी कई बार कंपटीशन में पूछा गया है, तो इनको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और जुगाली करना किसे कहते हैं फ्रेंड्स, जुगाली करना कहते हैं ये जो जानवर होते हैं जुगाली करने वाले, गाय भैंस आदि, ये क्या करते हैं, जल्दी जब इनको चारा मिलता है तो बहुत तेजी के साथ जल्दी अपने पेट में या आमाशय में भर लेते हैं। और उसके बाद जब ये एक साथ भर लेते हैं, पेट स्टोमक भर जाता है, तो स्टोमक से वापस ये अपने मुख में आधा चबाया हुआ भोजन वापस इनके मुख में आता है, और इसको ये दोबारा चबाते रहते हैं, इसको बार बार चबाते रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हमेशा भैंस मुंह चलाती रहती है, तो इसको जुगाली करना कहते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो जुगाली करते हैं, यानी कि आमाशय का भोजन फिर से मुख में आ जाता है और उसको पुनः चबाते रहते हैं, ये लार मिलाते रहते हैं, तो इसको जुगाली करना कहते हैं। और ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है रूमिनेंट एनिमल्स या मैमल्स, इनको कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब आता है फ्रेंड्स इलियम। आहार नाल में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इलियम। इलियम जिसको छोटी आंत भी कहा जाता है, और इसी को फ्रेंड्स क्षुद्रांत्र भी कहते हैं। तो क्षुद्रांत्र या इलियम इसी को कहा जाता है। ये छोटी आंत है जिसकी लंबाई 6 मीटर तक होती है, और इसकी आंत की दीवार में आंतरिक सतह पर फ्रेंड्स एक छोटे छोटे तौलिए के रेशे की तरह क्या होते हैं, रेशे की तरह धागे पाए जाते हैं, या धागे की तरह रेशे होते हैं, जिनको हम विलाई या रसांकुर कहते हैं। तो रसांकुर जो है तरल भोजन में से ग्लूकोज और अन्य पोषक पदार्थों का अवशोषण करने का काम, यानी कि भोजन का अवशोषण करने का काम छोटी आंत में पाए जाने वाले विलाई करते हैं, जो छोटी आंत यानी कि क्षुद्रांत्र में उपस्थित होते हैं। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, इलियम में होता है। किसके द्वारा होता है, विलाई के द्वारा होता है, क्योंकि इलियम में विलाई पाए जाते हैं, रसांकुर पाए जाते हैं। रसांकुर की संरचना इस प्रकार की होती है, इसके बारे में भी बता रहे हैं। तो ये विलाई जो है भोजन का अवशोषण करते हैं। ये भोजन को तरल भोजन में से, जो हमारा तरल भोज्य पदार्थ है उसमें से ग्लूकोज एवं अन्य पोषक पदार्थों को अवशोषित करके ये कहाँ मिलाएंगे, ये रक्त में यानी कि रुधिर में मिला देते हैं। जब रुधिर में पहुंचा देते हैं, और किसके द्वारा पहुंचता है, ये रुधिर केशिकाओं द्वारा पहुंचता है। ये रुधिर केशिकाओं द्वारा जो तरल भोजन के अवशोषित पदार्थ हैं, यानी कि कैपिलरीज द्वारा, जिनको हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो कैपिलरीज यानी कि केशिकाओं द्वारा तरल भोजन रुधिर में मिल जाता है। इस प्रोसेस को अवशोषण कहते हैं, यानी एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो यही प्रोसेस हमारी एब्जॉर्प्शन कहलाती है, यानी कि अवशोषण प्रक्रिया यही है। यानी कि तरल भोजन को
ब्लड कैपिलरीज रुधिर में मिक्स कर देती हैं और किसके द्वारा, विलाई द्वारा ये पहुंचता है, यानी विलाई ने अवशोषित किया और कैपिलरीज ने यानी रुधिर केशिकाओं ने रुधिर में उस भोजन को पहुंचा दिया। इसको हम कहते हैं अवशोषण। इसको ध्यान रखेंगे। अवशोषण क्या है, भोजन, तरल भोजन का रुधिर में पहुंचना, और पहुंचता किसके द्वारा है, कैपिलरीज यानी केशिकाओं द्वारा। उसके बाद ये रुधिर से ये भोजन कहां पहुंच जाता है, हमारे शरीर की सेल्स में यानी कि कोशिकाओं में पहुंच जाता है। और जब कोशिकाओं में पहुंच जाता है तो इसका क्या हो जाता है, ये विलीन हो जाता है। वहां पर ये भोजन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, जल जाता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है एटीपी के रूप में। तो वहां जाकर ये भोजन जल जाता है, यानी खो जाता है, विलीन हो जाता है। तो रुधिर से भोजन जब सेल्स में पहुंचकर विलीन हो जाता है, खो जाता है, तो इस क्रिया को कहते हैं स्वांगीकरण। स्वांगीकरण कहते हैं, जिसको हम एसिमिलेशन भी कहते हैं। इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, एसिमिलेशन या स्वांगीकरण कहते हैं। यानी कि अब इसको देख लीजिएगा, विलाई द्वारा जो आंतों में जो भोजन पहुंच गया तरल के रूप में, और वो अवशोषित होकर यानी कि एब्जॉर्ब करके ब्लड कैपिलरीज द्वारा ब्लड में पहुंचना अवशोषण, और ब्लड से कोशिकाओं में पहुंचना स्वांगीकरण कहलाता है। इन दोनों प्रोसेस को भी ध्यान रखिएगा। चलिए, अब विलाई के बीच में फ्रेंड्स म्यूकस मेम्ब्रेन यानी कि श्लेष्मी कला की एपिथेलियम लेमिना में धंसकर इंटेस्टाइनल ग्लैंड बनाती है। यानी कि विलाई है, एक विलाई ये है, दूसरा विलाई ये है, तो ये अंदर की ओर धंसकर क्या बना लिया, इंटेस्टाइनल ग्लैंड बनाया। इस आंतरिक ग्लैंड को क्रिप्ट ऑफ लीवर कुहिन या लीवर कुहन की दरारों के नाम से जाना जाता है। तो लीवर कुहन की दरारें कहां पाई जाती हैं, विलाई के अंदर पाई जाती हैं। ध्यान रखेंगे, विलाई में क्या होता है, विलाई के म्यूकोसा के बीच में क्या होता है, कुछ दरारें बन जाती हैं जिनको लीवर कुहन की दरारें कहते हैं। ठीक है। और इसके अतिरिक्त इस विलाई के तल पर देखिए, इलियम की म्यूकोसा में लिम्फ ग्लैंड के ग्रुप्स पाए जाते हैं, जिनको हम पेयर के पैच या पियर्सन के पैच भी कहते हैं। जो इलियम है, तो इलियम की म्यूकोसा में क्या पाए जाते हैं, लिम्फ ग्लैंड के ग्रुप पाए जाते हैं, जिनको पियर्सन के पैचेस कहते हैं, यानी इलियम में पाए जाते हैं। और विलाई के ही तल पर क्या पाए जाते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड स्थित होती हैं। तो ब्रूनर्स ग्लैंड के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ब्रूनर्स ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, ये भी विलाई के अधर तल पर, म्यूकोसा के अधर तल पर, यानी कि म्यूकोसा के अधर तल पर ब्रूनर्स ग्लैंड भी स्थित होती हैं। ये सवाल कई बार पूछा जाता है, ब्रूनर की ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, तो ध्यान रखेंगे विलाई के अधर तल पर, अर्थात इलियम में जो विलाई होंगे, विलाई में ही क्या पाए जाएंगे, ब्रूनर्स की ग्रंथियां पाई जाएंगी। और दो विलाई के बीच में ही श्लेष्मी कला की एपिथेलियम के लेमिना में धंसकर क्या होगा, ये एक दरार बन जाएगी, जिसको लीवर कुहन की दरार कहेंगे। ये भी कहां पाई जाएगी, ये भी विलाई में पाई जाती है। विलाई से रसांकुरों से संबंधित है। इलियम से संबंधित ब्रूनर्स की ग्रंथियां हैं, इलियम से संबंधित ही लीवर कुहन की दरारें हैं। और जो पियर्सन के पैच हैं, ये भी कहां पाए जाते हैं, इलियम में ही पाए जाते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। और लीवर कुहन की, ये जो लीवर कुहन की जो फ्रेंड्स दरारें हैं, तो इनके तल पर क्या होती हैं, अर्जेंटोफिन कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन्हीं में क्या पाई जाती हैं, इनके अधर तल पर अर्जेंटोफिन की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो सीरोटोनिन नामक हार्मोन का स्रावण करती हैं, यानी कि सीरोटोनिन नामक हार्मोन रिलीज करती हैं। इसको ध्यान रखेंगे। तो आज फ्रेंड्स ये जो एलिमेंट्री कैनाल और इससे संबंधित जो विभिन्न प्रश्न थे, यहां तक हो गए हैं। अब देखेंगे थोड़ा सा सैलिवरी ग्लैंड के बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। अब आती है फ्रेंड्स सैलिवरी ग्लैंड्स। तो सैलिवरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो 3 जोड़ी होती हैं, 3 पेयर्स होती हैं फ्रेंड्स। और सैलिवरी ग्लैंड्स किस चीज का स्रावण करती हैं, ये लार का स्रावण करती हैं, लार निकालती हैं। इनसे लार स्रावित होता है। और लार में 2 एंजाइम होते हैं, एक होता है टाइलिन एंजाइम फ्रेंड्स,
और टाइलिन एंजाइम आप लोगों को पहले से ही विदित है, भी बताया है हमने। तो टाइलिन एंजाइम को एमाइलेज एंजाइम भी कहा जाता है और ये क्या काम करता है, मंड का पाचन करता है, यानी मंड को शर्करा में बदलता है, माल्टोज में बदलता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम ये करता है। दूसरा एंजाइम होता है लाइसोजाइम, और लाइसोजाइम भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने का काम लाइसोजाइम एंजाइम करता है। और सेरेब्रल ग्लैंड्स 3 जोड़ी होती है। एक जोड़ी होती है सब लिंगुअल ग्लैंड्स, जिनको अधोजिह्वा ग्रंथि कहते हैं, जिह्वा के नीचे होती है, यानी जीभ के नीचे होती है, टंग के नीचे होती है। दूसरी होती है सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स, जिनको अधोहनु ग्रंथियां भी कहते हैं। ये निचले जबड़े व ऊपरी जबड़े के जुड़ने के स्थान पर स्थित होती हैं और इनको वार्टन डक्ट्स भी कहा जाता है। और तीसरी होती है पैरोटिड ग्लैंड, जो कर्ण पल्लव के नीचे स्थित होती हैं, यानी कि एक जोड़ी कर्ण पल्लव के नीचे स्थित जो ग्लैंड्स हैं पैरोटिड, एक जोड़ी ये होती है, एक जोड़ी सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स होती हैं और एक जोड़ी सब लिंगुअल ग्लैंड्स होती हैं। इस प्रकार से 3 जोड़ी सेरेब्रल ग्लैंड्स पाई जाती हैं।